औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम MCQs फिज़िक्स फर्स्ट मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर क्लासेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। जिस तरह ये पहला नंबर सवाल है, इन केस ऑफ प्लैनेट्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय डैश। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, एक्चुअली प्लैनेट्स के केस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो प्रोवाइड करती है। इन केस ऑफ प्लैनेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रही होती है किसी भी प्लैनेट को घुमाने के लिए, रिवॉल्व या रोटेट करने के लिए, तो वो कौन सी फोर्स है जो उसको काज कर रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या बेसिक क्वांटिटी है? नन ऑफ दीज। आप खूबी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है दैट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ उशर और एग्रीकल्चर टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो जो ज़रूरी प्रोडक्शन थी उस पर उशर जो है वो ज़रूरी पैदावार पर टैक्स किस साल में इम्पोज किया गया था या लगाया जाता है? इसको ज़रूरी टैक्स तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ उशर, और ये कोई शरीयत का भी मामला है, तो ये मतलब किस साल में शुरू किया गया था? 1983 में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा वजाहत करता जाऊँ कि इस टेस्ट के अंदर हमारे मिक्स सवालात होंगे, क्योंकि जनरल जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो कुछ साइंस के, फिज़िक्स के एंड उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आ सकते हैं, कुछ जनरल नॉलेज में से रिलेटेड, पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह से भी, हिस्ट्री से भी। चले एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग इन वर्क आर डैश। वर्क, जब भी हम फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वर्क की बात करते हैं तो दो क्वांटिटीज़ जो कि वर्क का काज बनती हैं, वो एक फोर्स होती है और दूसरी डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट काज वर्क, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement. Generally, you know, okay, dot product of force and displacement is known as work. वर्क को दूसरी कैटेगरी में आप यूँ भी लिखते हैं कि, एक मिनट, अभी मैं आपको थोड़ा लिख कर दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, आप लोग वर्क को इस तरह भी लिखते हैं कि वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D. इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एनीहाउ, चले नेक्स्ट सवाल पर। एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लो एनर्जी। जो दूसरे एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी निस्बत जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो उनकी एनर्जी जो है कंपैरेटिवली लो होती है। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस रिक्वायर्स, कितने स्पेस के अंदर किसी वेक्टर के कितने डायरेक्शंस हो सकते हैं? पॉसिबली 3। तो 3 एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस,
थ्री डायमेंशनल परसेप्शन में किसी वेक्टर के थ्री डायरेक्शंस या एक्सिस हो सकते हैं, और ये वेक्टर जो है उसको स्पेसिफाई करना कि किस एक्सिस पर कितने यूनिट है, वाई एक्सिस पर कितने है, जेड एक्सिस पर कितने, एक्स एक्सिस पर कितने हैं। तो इस तरह जो है वो किसी वेक्टर को हम यूँ भी लिखते हैं, जिसको यूनिट वेक्टोरियल कंपोनेंट करके हम पढ़ते हैं। जो कि सपोज करें ए वेक्टर है आपका, ए बराबर है 3i प्लस 2j प्लस 4k। ये एक्चुअली क्या शो कर रहा है, 3i प्लस 2j प्लस 4k एक्चुअली शो कर रहा है कि 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस एंड 4 यूनिट्स ऑन जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो वेक्टर आप शो कर रहे हैं उसको आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर का नाम दे रहे हैं। वाई एक्सिस पर जो शो कर रहे हैं उसे जे का नाम दे रहे हैं। इसी तरह जेड पर जो वेक्टर शो कर रहे हैं उसे के का नाम दे रहे हैं। तो ये एज ए कंबाइंड मतलब वेक्टर जो होगा उसको आप इस तरह इन कंपोनेंट्स में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। चले हमारे बेस्ट स्टूडेंट, चले नेक्स्ट, रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं जी। ऑप्टिक्स का सवाल है। ऑप्टिक्स में आप मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की साइज़ है और फिर वो इमेज की जो साइज़ है, इमेज की साइज़ का ऑब्जेक्ट की साइज़ से जो रेशो होगा इसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। यानी साइज़ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, साइज़ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। इसको हम m से शो करते हैं। तो जो लेंस होते हैं, लेंस फोकल सर्टेन फोकल लेंथ के लेंस होते हैं, डिफरेंट नेचर होती है। कुछ कॉन्केव होते हैं, कुछ कॉन्वेक्स होते हैं, और फिर उनकी अलग अलग अपर्चर्स होती हैं। तो उनमें उनकी जो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने का जो तरीक़ाकार है कि उस लेंस की वजह से जो इमेज बने उसकी जो साइज़ है और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़, इनका जो आपस में रेशो होता है इसको हम मैग्नीफिकेशन का नाम देते हैं। चलें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ the wavelength, interference will be destructive। अगर किसी वेवलेंथ का, किसी वेव का जो कि मतलब उन दोनों वेव्स आपस में मिले लेकिन एक का दूसरी के साथ जो डिफरेंस हो, इसको हम पाथ डिफरेंस का नाम देते हैं। व्हाट, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये पाथ डिफरेंस, किसी भी वेव का जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वेवलेंथ बाय 2 का अगर फ़र्क आएगा। सपोज़ करें एक वेव जो है उसकी वेवलेंथ 1 है और दूसरी की जब वो आपस में आकर मिलती है, दूसरी की वेवलेंथ है वेवलेंथ बाय 2। तो इनका जो डिफरेंस बनेगा, फ़र्क जो बनेगा दोनों के वेवलेंथ का, तो उसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे। और पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो हाफ ऑफ वेवलेंथ का, तो इसका मतलब जो इंटरफेरेंस होगी इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। चूँकि इंटरफेरेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, दूसरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम जानते हैं कि
जो है वो ब्राइट फ्रिंज बन रहे होते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो इस केस में डार्क फ्रिंज बन रहे होते हैं, अगर ये लाइट का से रिलेटेड कंसेप्ट लिया जाए। और इसी कंसेप्ट को साउंड में भी हम ले सकते हैं। तो साउंड में जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लीस्ट होगी, नेग्लिजिबली इस्तेमाल होगी। और इस तरह अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसमें इंटेंसिटी जो है वो आपको ज़्यादा सुनाई देगी या ज़्यादा दिखाई देगी। तो जब ब्राइट लाइट में हम लेते हैं ब्राइट फ्रिंज या फिर डार्क फ्रिंज, तो ब्राइट जो फ्रिंज हैं इसको हम फ्रिंज यूँ लिखेंगे, फ्रिंज यानी दो किस्म के होंगे, एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरे डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज तो ये ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का एक पैटर्न बनता है owing to interference of two differently phased waves जब आपस में मिलती हैं। लेकिन ये है कि जिस पॉइंट पर इनका पाथ डिफरेंस अगर हाफ का फ़र्क हो तो उस केस में जो आपके पास उस पॉइंट पर जो स्पॉट बनेगा वो डिस्ट्रक्टिव स्पॉट होगा, यानी डार्क स्पॉट होगा। अगर वेवलेंथ के आर्डर पर वो आपस में मिलती है तो उस केस पर आपका जो फ्रिंज बनेगा वो क्या होगा, ब्राइट में आएगा। क्योंकि आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का ये सवाल है। तो उसमें आप दो जो है खुसूसी तौर पर आपने एक फ़ाइन होल में से लाइट सोर्स को गुजारा है और गुजारने के बाद फिर उसके फर्दर 2 फाइन होल्स का एक फ्रेम रखा है सर्टेन डिस्टेंस पर। तो जो प्राइमरी आपकी वेव फ्रंट बनती है वो जब उन 2 फाइन होल्स में से वो वेव फ्रंट गुजरती है तो उसके फिर वेवलेट्स बनते हैं और फिर वो जो वेवलेट्स बनते हैं वो मतलब एक पैटर्न बनाते हैं इंटरफेरेंस का। और इस तरह फिर स्क्रीन पर आपको डार्क एंड ब्राइट का एक फुल पैटर्न मिलता है। तो इस इफ़ेक्ट को आप इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। Students, moment of inertia is analog to mass. Moment of inertia is analogous. यहाँ पर analogous का मतलब यूँ है कि जिस तरह मैं आपको कहूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हालांकि दोनों फोर्सेस डिफरेंट इन नेचर हैं, लेकिन जो उन दोनों फोर्सेस का फार्मूला बनेगा, फार्मूलेटिव जो सिंबल्स होंगे वो कदरे एक दूसरे से एक रिदम रख रहे हैं कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप क्या कहते हैं, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में F इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बोथ फोर्सेस आर एनालॉगस टू ईच। जिस तरह इनको हम एनालॉगस कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की बात है, इधर प्रोडक्ट ऑफ मासेस की बात है। स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर लॉ उस पर भी अप्लीकेबल है, इस पर भी अप्लीकेबल है। तो कांस्टेंट उसका अलग होगा, इसका कांस्टेंट को आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दिया है। तो फोर्सेस की बात हो रही है, इधर भी फोर्स की बात हो रही है। तो इस तरह इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि जनरली हम mr² को कहते हैं, mr²।
इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रोटेट कर रही हो उसका रोटेशनल जो इफ़ेक्ट है या रोटेशनल जो स्ट्रेंथ है दैट कैन बी calculated and can be best understood by using this term known as moment of inertia. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू व्हाट ऑप्शन गिवन जो है फोर्स है या टॉर्क है, वेट है एंड मास है। तो ये mr² होगा फार्मूला इसका। तो इसके लिए मोस्ट अप्रोक्सीमेट जो है वो ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए, मास का होना चाहिए, क्योंकि ये टेंडेंसी जो होती है मतलब जिस तरह लीनियर मोशन में मास का की टेंडेंसी होती है कि वो जो है रेजिस्ट कर रहा होता है चेंज को, तो इसी तरह रोटेशनल मोशन में यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपना रोल अदा कर रहा होता है। सपोज़ करें किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर या रेडियस जो है वो जितना बड़ा हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो बड़ा होगा, और अगर ये छोटा हो, रेडियस छोटा हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होगा। तो कंपैरेटिवली दिस डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन विच इज मेंशन्ड। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? जिस तरह कॉमन एक्सेलरेशन में हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v/t या चेंज ऑफ v बाय चेंज ऑफ t को हम लिखते थे, कॉमन वेलोसिटी को, कॉमन एक्सेलरेशन को, यानी a इज इक्वल टू चेंज ऑफ v बाय चेंज ऑफ t। तो इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की जब बात होगी तो वेलोसिटी को हम एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो हम वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, यानी ये एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी दिस वन विच इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट। When two waves having same frequency traveling in same direction combine, phenomena is called interference। जब दो वेव्स हो, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी हो, ट्रेवल कर रही हो सेम डायरेक्शन में, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो, तो आपस में कंबाइन हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, लेकिन अब फ़र्क किस चीज़ में होगा? फ़र्क इनके फेज़र्स में होगा। अगर इनके फेज़र्स में फ़र्क है तो फिर इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है विल बी ऑब्जर्व्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो अपने जो फोर्स के डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करती है। बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन बोथ कंपोनेंट्स हैव हाई एंड इक्वल कंसंट्रेशन। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है जब दोनों कंपोनेंट्स यानी सॉल्यूशन के जो है उनमें क्या हो कि हाई एंड इक्वल कंस्ट्रक्शन हो, कंसंट्रेशन दोनों की क्या हो, हाई हो, और फिर आपस में अगर बराबर हो तो इस केस में बफर कैपेसिटी विल बी नोन एज मैक्सिमम। स्टूडेंट्स, हाईली अप्रिशिएटेड बाय नॉन मुस्लिम। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? जो करारदाद मकासद थी इस पर नॉन मुस्लिम का जो रिएक्शन था वो क्या था?
highly appreciated by non-Muslims या highly condemned by non-Muslims are none of these. तो ये क्या होगा, हाईली कंडेम हुई थी, नॉन मुस्लिम्स ने बड़ी मुखालफत की, तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1940 का। Students, a vector of same magnitude as that of A but opposing in direction is called, वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो, एक डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो इसको अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव ऑफ वेक्टर का नाम दिया जाता है। Such a process which increases the energy of electrical signal of a sound fed by the microphone and sends them to the loudspeaker is called amplifier. A process which increases energy of electrical signal of sound, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो साउंड का होता है उसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंक्रीज करे, और जो आप माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करता है, एंड सेंड सेम टू द स्पीकर, लाउड स्पीकर, और फिर लाउड स्पीकर को भेजता है ताकि आवाज़, जाहिर बात है जब उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली आवाज़ एम्पलीफाई होगा, साउंड एम्पलीफाई होगा। दिस इज वाई इट इज़ नोन एज एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एनर्जी ऑफ ऑल द वेव्स इज सेम। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एनर्जी ऑफ ऑल द वेव्स जो होती है, मैकेनिज्म जो तरीक़ाकार होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी का ड्यूरिंग द वेव्स हो, किसी भी टाइप की वेव्स हो, तरीक़ेकार तकरीबन सेम होता है। मोर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग विच लाइट। ज़्यादा उसके डिटेल्स और ज़्यादा पेचीदगी से हम जो है वो मालूम कर सकते हैं किसी भी मतलब चीज़ को, जो माइनस्क्यूल ऑब्जेक्ट, जो बहुत बारीक ऑब्जेक्ट हो, तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखने से ज़्यादा उसको तफसील और बिल्कुल गहराई में देखा जा सकता है, कौन सी लाइट इस्तेमाल करके, कि ग्रीन लाइट, रेड, येलो और ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट के ज़रिए आप ज़्यादा जो है उसके डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, हाई होगी कंपेयर टू अदर। तो हाई फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा उसके डिटेल्स आप ऑब्जेक्ट के या टारगेट के देख सकेंगे। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए डैश इमेज ऑन द स्क्रीन। नॉर्मली जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल इमेज बनाता है ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज का मतलब ये होता है वो स्क्रीन पर बनता है, और जो कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स लेंस है तो ये प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्टर भी इसको कहा जा सकता है कि इमेज को आगे भेजता है, और इमेज को आगे भेजकर अगर आप स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पर फोकस होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट enough for today. Inshallah, we will be continuing our target to achieve the knowledge in different perspectives, daily wise, going to tackle different subjects from the basics. This is what the very much basic and fundamental concepts of sciences or the general knowledge related topics which we discussed. Inshallah, we will be continuing all the such type of test. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.